नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जरा सोचिए, कितनी बेबसी होती होगी उस परिवार को जो अपनों को खोए और मोक्ष के लिए अंतिम संस्कार भी ढंग से ना कर पाए। कितनी बेचारगी होगी उन परिवारों में कि धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार करने के बजाय मजबूरी में किसी अपने को रेत में दबाकर चला जाए। आज आपको प्रयागराज की बदरंग रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम की रेती शवों के टीले में तब्दील हो गई है। गंगा के किनारे दिखते हैं शवमुंड। जरा सी हवा उड़ा देती है शवों पर पड़ी रामनामी, और उसके बाद जो दिखता है वो बदहवास कर देने वाला, परेशान कर देने वाला है। देखिए। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव। मुर्दों का मोहल्ला ही तो है। जहाँ तक नजर जाए दिखती हैं टिप्टी, दिखते हैं शव। चारों कोनों में गाढ़े बांस के पाए, दिखती हैं कब्र ही कब्र। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव। इन कब्रों में दफन हुए लोगों पर पड़ी हुई रामनामी उड़ जाती है हवा के झोंके से। गंगा को छू कर आई हुई हवाएं बताती हैं कि मौत के बाद भी नहीं मिला अंतिम संस्कार का सुख। आत्मा की शांति की कामना यहीं दफन है बालू के नीचे। धूल का भवंडर उठता है और मौत के मंडप में तब्दील हो जाता है पूरा इलाका। हम प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर हैं, जिसके ठीक नीचे का दृश्य देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार कराने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ अगर आपकी नजर आगे 1 किलोमीटर तक कहीं जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखेंगी, वो भी पूरी तरह से अंतिम संस्कार की हुई नहीं, बल्कि ऐसे ही रेत में 1-2 फीट नीचे दबी हुई। और ये जो नजारा है, जो मंजर है, ये यहाँ से अगर नजर जहां तक जाती है वहां तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जितने भी चमकते हुए कपड़े हैं वो लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े हैं अंतिम संस्कार के वक्त। अब मजबूरी थी किसी की गरीबी के चलते या प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी और दावों के फेल होने का नतीजा कि यहाँ पर अगर मैं अंदाजे से बात करूं तो 1000 लाशों से ऊपर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है। सरकारी फाइलों में कितनी मौत है, कितनी कब्र, कितने शव दर्ज हैं, वो सरकारी अफसर और उनके सरकार जाने। लेकिन आइए हम गिनाते हैं, मानते हुए कि ये अमानवीय है, मगर बचा ही क्या है। मुक्ति की कामना करते हुए जिंदा रहने वाले आदमी के मर जाने के बाद घर वाले अंतिम संस्कार नहीं कर सके तो गंगा के किनारे ही दफना गए, इस आस में कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। क्या पता गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाए। उनकी मौत हो गई है तो उनको प्रशासन ने ये भी इंतजाम नहीं किया कि उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। तो यहां से शुरू करते हैं। ये लाश है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 सेकंड से भी कम समय में हमने 18 लाशें गिनी है। तो 1 मिनट में अगर 60 लाशें भी मान ली जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जगह नजर जाती है वहां सिर्फ लाशें और लाशें ही हैं, और वो भी पूरी तरीके से रीति रिवाज के साथ दफन की हुई नहीं। रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इनको लिटा दिया गया, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं था। प्रशासन की तरफ से कोई और दुरुस्त व्यवस्था नहीं थी जिससे कि वो अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। गंगा के किनारे मौत का मोहल्ला बसा हुआ है। सनातन धर्म के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। लेकिन धर्म शास्त्र की बातें तो धर्म शास्त्र वाले जाने। यहाँ तो संगम की रेती पर कदम कदम पर शव ही शव हैं। कोई बिलखे या ना बिलखे, लेकिन सोचिए उस आदमी के बारे में जिसने पता नहीं किस मजबूरी में अपने परिजन का शव यहाँ दबा दिया। सुनिए, ये कष्ट हैं बड़े। लोग पैसा कमाने के लिए सब जो है ब्लैकिंग कर रहे हैं, और लोग जिसको जरूरी है, मजबूरी है, जिसके पास पैसा है वो तो अपना खरीद ले रहा है, जिसके पास इतना नहीं वो अपना दफन कर दे रहा है। गरीब आदमी यहाँ लाश को लेके आया है। जलाने वाले कोई कहता है 5000, कोई कहता है 6000। अब जिसकी कीमत 1500-1000 रुपए थी यार कुछ महीने पहले। कोविड के पहले जो महामारी नहीं थी उसके पहले लकड़ियाँ बहुत सस्ती थी,
अभी कितना ले रहे हैं इस समय? तो 600 रुपए का कितना बोर्ड लगा दिए हैं? 400 रुपए का 4,000 का बोर्ड लगा दिए हैं सर। अभी तो हम लोग इसीलिए गड्ढे खोद करके सौ दफना रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों ने अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया, लेकिन जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई? जवाब है नहीं। निभाई होती तो ये शव यहाँ दफनाए नहीं गए होते। ये अलग बात है कि अब एसडीआरएफ की टीम निगरानी कर रही है। हम फाफा में ठीक उसी जगह पर हैं जो घाट है जिसके पीछे अंतिम संस्कार हजारों की संख्या में डेड बॉडीज का हुआ है। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगाई, जिससे कि जो लोग यहाँ पर घाट पर अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं खुले में, उनको रोका जा सके। लाशें जो बह रही हैं उन पर नजर रखी जा सके। और ये टीम इसी तरीके से ये पूरे जो पानी का एरिया है उसमें चक्कर मारती रहती है, जिससे कि कम से कम जो लोग हैं वो ना यहाँ अंदर आ पाए। तो ये पूरा जो किनारा है नदी का, उस पर ये इनकी ड्यूटी रहती है और इस ड्यूटी के दौरान वो नजर इन्हीं सब बातों पर रखते हैं। कल एक लोग को रोके हैं हम लोग, तो वो माने नहीं है, उधर पीछे रहे हैं और वो गाड़ते गाड़ते चले गए हैं। जब तक हम लोग पहुंचे हैं लोग नासमझी में यहाँ लाश बहा के चले जाते हैं। जी, लोग नासमझी में बहा के चले जाते हैं, या कोई बाहर से जो जानते नहीं है वो चले जाते हैं। जिस शर्मिंदगी पर जिले के सबसे बड़े अधिकारी की आंखें झुक जानी चाहिए, उस शर्मिंदगी पर भी अहंकार के अहाते में कैद हैं डीएम साहब। सुनिए इन्हें। हमारे संवाददाता इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन डीएम भानुचंद्र गौतम कह रहे हैं कि इन्होंने हमें न्योता तो दिया नहीं जो हम सवाल करने आ गए। नहीं सर, मैं 1.5 घंटा 2 घंटा इंतजार कर रहा हूँ, उसका बोले मैं बाइक देता ही। साथ ही साथ हमने जब उनसे जानना चाहा कि आखिरकार इतनी अवस्था के पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने इसका जवाब देना भी ठीक नहीं समझा। शासन स्तर पर भी हमने प्रयास किया कि उनसे किसी भी तरीके से उनका कोई जवाब या प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन मिल सके, लेकिन वो यहां से चुपचाप चले गए। आप समझ सकते हैं कि इतने भयंकर दौर में जब कोविड की वजह से तमाम लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को अंतिम संस्कार करने तक के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं मिल रही है, ऐसे में अगर सरकार पर सवाल उठते हैं तो इन जैसे अधिकारी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए मजबूर करते हैं। क्या बचा है कहने को, क्या बचा है बताने को? प्रयागराज की पावन रेती पर मुर्दों का टीला बन गया है। सोच कर ही रूह कांपती है कि चंद रोज बाद जब बरसात होगी, गंगा का पानी चढ़ेगा तो हालात कैसे होंगे। रवीश के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। कितना मुश्किल है ये कहना भी और सहना भी, लेकिन यूपी में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि गंगा में शव बहाए जा रहे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा किनारे पहरा बिठा दिया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा घाटों पर निगरानी कर रही है ताकि गंगा में कोई शव न बहाने पाए। कानपुर का ये बिठूर इलाका है जहां आज तक मौजूद है एसडीआरएफ और विशेष जल पुलिस की टीम के साथ। एसडीआरएफ और विशेष जल पुलिस इन दिनों यहां इस अभियान में जुटे हैं कि कोई गंगा में शवों को प्रवाहित न करे। कोरोना से त्राहिमाम के बीच गंगा में सैकड़ों शवों के बहने पर मचे हड़कंप के बाद ये पेट्रोलिंग शुरू हुई है। हम इस वक्त यूपी पुलिस के उस पेट्रोलिंग पर हैं जो नदियों में हो रही है, और हम कानपुर की गंगा में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि कानपुर के एक किनारे पर, एक छोर पर, यानी कि जो उन्नाव का इलाका है, उस इलाके में ढेरों शव गंगा के किनारे दफन कर दिए गए और कई तो गंगा में मिले। लेकिन जब से सरकार ने ये आदेश दिया है, उसके बाद से ऐसी पेट्रोलिंग आप नदियों में देख सकते हैं, और खासकर प्रशासन इस बात पर सतर्क है कि लोग अपने शवों को यूं ही गंगा में नहीं बहाएं। कानपुर की तरफ तो ऐसा घाट नहीं है, लेकिन उन्नाव की तरफ या डाउनस्ट्रीम और ऐसा अगर था तो इतनी सघन पेट्रोलिंग अब हो रही है कि हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि कानपुर में या और डाउनस्ट्रीम कहीं कोई ऐसी बात अब नहीं रही है। सर, जो बॉडीज मिली उसमें ये कहा गया कि गांवों की तरफ से बह के बहुत सारी बॉडियां आई हैं, तो क्या वो कम हुआ है या अभी भी मिल रही है? आप स्वयं देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी शिकायत अब नहीं मिल रही है। नदियों, खासकर गंगा में बहते शवों ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को फौरन एक्शन लेना पड़ा। पेट्रोलिंग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा आया है और हम
शासन की मंशा के अकॉर्डिंगली जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बॉडी को डिस्पोज करें और ऐसे ही यूं ही नदियों में बॉडी को डिस्पोज न करें। शवों का जल प्रवाह रोकने के लिए सिर्फ पेट्रोलिंग ही नहीं की जा रही, बल्कि नदी किनारे बसे ग्रामीणों के बीच खुद पुलिस प्रशासन पहुंचकर उन्हें भी अलर्ट कर रहा है। गंगा किनारे लोग दफन कर दे रहे थे या फिर गंगा में प्रवाह कर दे रहे थे, तो इसको अब ये असर तो पड़ेगा। अब लोग घूमेंगे तो डर भी रहेगा, जलाने में सुविधा रहेगी अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग का फायदा हुआ, लोग मान रहे हैं, वरना हम लोगों को कोई सुनता नहीं था। अब चूंकि मृतक में लोग दुख में आए, हम लोग ज्यादा उन पर दबाव भी नहीं बना सकते थे, तो कई बार झगड़े की स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन अब जब से प्रशासन ने गश्त और ये घाटों पर ड्यूटी चालू की है तो लोग मानते हैं और अपना सुचारू रूप से वही जो एक सनातन धर्म के अनुसार शमशान घाट पर कार्य होता तो वही हो रहा है। शवों को नदियों में प्रवाहित करने से रोकने का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया गया। जहां प्रशासन बेहद सतर्क है वो जगहें हैं कानपुर, उन्नाव, बलिया, फतेहपुर, गाजीपुर और वाराणसी। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गंगा घाट का इलाका है। यहाँ भी गंगा में शव बहाने के खिलाफ प्रशासन पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा है। हम लोग ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि गंगा में किसी प्रकार से कोई शव को प्रवाहित न करे। यदि उसके पास ऐसी कोई समस्या है कि जिससे वो लकड़ी खरीद कर शव को जला नहीं सकता है, तो उसको हम प्रशासन को सूचना देकर के उसके लिए लकड़ी और अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए उसको जो है प्रशासन धन मुहैया कराएगा या व्यवस्था करेगा। उत्तर प्रदेश में शवों के जल प्रवाह के खिलाफ प्रशासन की जागरूकता का असर भी दिखा है। बीते दिनों में रोजाना सैकड़ों शव बहते दिखे थे, लेकिन सोमवार को डीजीपी मुख्यालय से जारी आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 39 शव नदियों से बरामद हुए। कौशाम्बी से पंकज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, कानपुर, आज तक। चलिए शंखनाद में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश से आपको लेकर चलते हैं बिहार। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, मगर उनके सुशासन में शर्मिंदगी का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा। ताजा मामला है दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का। 9 महीने पहले यहां 25 आईसीयू वेंटिलेटर भेजे गए थे, मगर लापरवाही देखिए, 9 महीने बाद भी ये वेंटिलेटर्स शुरू नहीं हो सके हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार वालों की जान के प्रति कितने असंवेदनशील हैं नीति नियंता। पता नहीं सुशासन बाबू की आंख पर पट्टी है या पट्टी में आंख। पता नहीं बिहार में सिस्टम में लापरवाही है या लापरवाही ही सिस्टम है। पता नहीं बिहार की सरकार मानने को तैयार नहीं है कि उनके शासन में लापरवाहियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, या फिर सरकार ने मान लिया है कि ऐसी लापरवाहियां आम हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? उसके लिए उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ये तस्वीरें देख लीजिए। बाहर अपनी खाट पर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए एक एक सांस के लिए संघर्ष करता मरीज है, और अंदर नए नवेले चकाचक आईसीयू वेंटिलेटर्स। ऐसे एक नहीं, पूरे 25 आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन एक भी मरीज के लिए नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शुरू ही नहीं किया जा सके, इनका इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा। और सुनिए, ये वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से खरीदकर 9 महीने पहले भेजे गए थे। 9 महीने बीत गए, लेकिन किसी को होश नहीं आया कि इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सके। न अस्पताल के प्रशासन ने इन्हें शुरू कराने की सोची, न इलाके के विधायक ने ध्यान दिया, और न ही नीतीश कुमार की सरकार ने। बिहार में एक कहावत काफी मशहूर है, भोज के समय कोहरा रोपना, और शायद ये बिहार सरकार और बिहार के अस्पतालों पर कहावत पूरी तरीके से फिट बैठता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी पीएम केयर्स फंड के जरिए लगभग 1 साल पहले 25 वेंटिलेटर और पूरी आईसीयू की जो एक सेटअप होता है वो अस्पताल को मुहैया कराई गई थी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उन वेंटिलेटर्स का और आईसीयू का जो है वो इस्तेमाल अब तक शुरू नहीं हुआ है। आज तक की टीम जब डीएमसीएच पहुंची तो साथ में बीजेपी के विधायक भी थे। विधायक जी मान रहे हैं कि हाँ, गलत बात है, वेंटिलेटर्स तो शुरू होने चाहिए थे। थोड़ा ऑक्सीजन का जो है थोड़ा समस्या है, जिसके कारण जो है वेंटिलेटर हम लोग का नहीं चल पा रहा है। लेकिन अभी
3-4 दिन पहले निर्णय हुआ है कि उसको पीपीपी मोड में किसी प्राइवेट एजेंसी को जो है दिया जाए, उस पर काम चल रहा है। तो जल्द ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो वेंटिलेटर चालू होगा। बीपैप भी 90% आया था, हम लोग को इधर में पता चला है, तो उसमें भी कुछ का उपयोग चालू हो गया है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी 100 पीस आया था सब पीएम केयर फंड से, तो 8-9 महीना पहले, तो उसमें भी कुछ का उपयोग चालू हुआ है, इधर पता चला है हम लोग को। तो इतना ही नहीं, विधायक साहब ने सीधा आरोप भी लगा दिया कि ये तो डीएमसीएच वाले ही जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आईसीयू वेंटिलेटर शुरू क्यों नहीं हो सके। हाँ, डीएमसीएच की तो प्रशासन की तो कुछ है, क्योंकि 9 महीना 10 महीना पहले यहाँ सामान आया, वेंटिलेटर आया, पूरा आईसीयू यूनिट आया, बीपैप आया था जो छोटा रूप है वेंटिलेटर का, लगभग 90 पीस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी आया था। अब चालू इस्तेमाल कारण ये इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, कमी है किसी चीज? नहीं, वो तो निश्चित रूप से डीएमसीएच में आया था 9 महीना पहले, तो डीएमसीएच के प्रशासन को चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन इधर जिला प्रशासन पूरा लगा है। डीएमसीएच प्रशासन पर सवाल उठा तो उन्होंने जवाब दिया। आप भी सुनिए, किस ठसक से बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर का वायरिंग फायरिंग सब हो गया है, अभी ड्राई रन में फेल कर जाते हैं, इसीलिए नहीं लगा। नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है, उसके प्यूरिफिकेशन ड्राई रन हम लोग किए हैं, फेल कर गए हैं, लेकिन लगे हुए हैं। आज न कल उसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। नेग्लेक्ट नहीं है, सब कुछ सजा गया है, सब वेंटिलेटर बेड सब रखा हुआ है। केवल ड्राई रन में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंट को ले जाके कोई कैजुअलिटी नहीं हो, इसके चलते हम लोग ओवर श्योर जब हो जाएंगे तो फंक्शन हो जाएगा। हम लोग सब सेटअप कर चुके हैं। तो प्रभु सजा के सब रखा हुआ है, तो आरती उतारने के लिए तो है नहीं। 9 महीने से पड़े ये वेंटिलेटर अगर समय से शुरू कर दिए जाते तो दरभंगा में बगैर आईसीयू वेंटिलेटर्स के कम से कम किसी को दम न तोड़ना पड़ता। सुशासन की सरकार अगर ऐसे ही लापरवाहियों के दम पर है तो धन्य है ऐसा सुशासन। रोहित कुमार सिंह, दरभंगा, आज तक। लापरवाहियों की भरमार है, नीतीश कुमार हैं। आपने रिपोर्ट देखी दरभंगा से। इन सब के बीच कोरोना पर 8 राज्यों के 46 डीएम के साथ आज पीएम मोदी ने बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौती बड़ी है, लेकिन हम अपने हौसले से कोरोना को हराएंगे। पीएम ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत मजबूती से आगे बढ़कर कोरोना के खिलाफ जंग जीतेगा। उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सब मिलकर के सोचेंगे, सब मिलकर के नई नई चीजें ले आएंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री को आपने सुना। इन सब के बीच देश में वैक्सीन का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं वैक्सीन की कमी को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में 2 वैक्सीन तेजी से देश में लगाई जा रही हैं, जिनके संक्रमण के आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए गए हैं।
अब सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमित होने की कितनी संभावना है। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है। यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं वैक्सीन का डोज लेने के बाद किस तरह से संक्रमण। कोवैक्सीन में 23,940 यानी कि 0.13% दर्ज की गई है। कुल केस ये सामने आए हैं पहले डोज के बाद। ये कोवैक्सीन का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है 18,427, जबकि दोनों ही डोज देने के बाद 5,515 ये कोवैक्सीन का आंकड़ा है। जबकि अगर कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड ज्यादा लगाई गई है। कोविशील्ड में देखिए कुल आंकड़ा 1,19,172 का यहां पर आपके सामने हमने रखा है, जिसमें पहला डोज लेने के बाद 84,198 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि दोनों डोज लेने के बाद 34,974 लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच कहा यही जा रहा है कि दोनों डोज लगाए जाने के बाद जो मृत्यु दर, जो लगातार हम पिछले कई दिनों से देखते हुए चले आ रहे हैं, जिन्हें दोनों डोज लगी हुई है, वो फिलहाल किसी गंभीर स्थिति का शिकार नहीं होते हैं। इसीलिए वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। इन सब के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जहां कोरोना के प्रभावित परिवार और गरीबों को राहत मिल सकती है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए जानते हैं। हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अलविदा डॉक्टर साहब। दरअसल पिछले 2 साल से अपने कोरोना टिप्स के लिए दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया। जिस कोरोना को लेकर वो दुनिया को जागरूक कर रहे थे, उसी कोरोना ने उनकी जान ले ली। सोमवार की रात 11:30 बजे दिल्ली के एम्स में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। Picture अभी बाकी है, the show must go on. I always say the show must go on according to the circumstances. Convert your OPD into a जुगाड़ू OPD and लोगों को ठीक करो। ये बात कोई जिंदा दिल डॉक्टर ही कह सकता है। ऐसा डॉक्टर, मानव सेवा ही जिसका धर्म हो। देखिए जरा, खुद की तबीयत बिगड़ी हुई है, नाक में ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई है, और संदेश है देश के डॉक्टरों को कि किस तरह से आप कोरोना का इलाज करें। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। पिछले 2 साल से कोरोना को लेकर लाखों लोगों को सचेत करने वाली ये आवाज खामोश हो गई। आपको कोविड हो गया है, आप तो घर में एक स्ट्रॉ ले लीजिए। ये आपका स्ट्रॉ है। इस स्ट्रॉ के अंदर में पानी डाल के ग्लास में आप सिंपल एक्सरसाइज करिए। पूरा फेफड़ा खाली कर दीजिए आप। आसान है। पूरा फेफड़ा खाली करके फिर लंबा सांस लीजिए।
देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल ने सिर्फ 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। करीब 2 हफ्ते पहले डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालात बिगड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। करीब 1 हफ्ते से डॉक्टर अग्रवाल वेंटिलेटर पर थे। सोमवार रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार के लोगों ने डॉक्टर के अग्रवाल के ट्विटर हैंडल से उनके निधन की सूचना दी। इसके बाद तो जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के अग्रवाल का निधन उस बीमारी से हुआ, कोविड से, जिसका लगभग 16 महीने से वो जन जागरण को जागरूक कर रहे थे, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, उसके इलाज के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ साथ उन चीजों से कैसे बचा जा सकता है और क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, उन सब बातों को डॉक्टर के अग्रवाल ने अपने वेरियस वेबिनार से, डिफरेंट मीटिंग से, दिन में कम से कम वो 18 घंटे इस काम में व्यस्त रहते थे। के अग्रवाल कोरोना काल में मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। उनके निधन की खबर से पूरा सोशल मीडिया सन्न है। सोशल मीडिया पर के अग्रवाल की चर्चा छाई है। उन्हें याद करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, डॉक्टर के अग्रवाल का निधन पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने अपना सारा जीवन आम लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों के लिए काम किया, विशेष रूप से गरीब, वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए। एक महान इंसान। डॉक्टर के अग्रवाल का अपना YouTube चैनल था, जिस पर वो कोरोना को लेकर जागरूक करने वाले वीडियो पोस्ट करते थे। पेट के बल सोना सीखो। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। जब आप पीठ के बल सोते हो तो पोस्टीरियर लंग्स का जो पोर्शन है वो खुलता नहीं है और लेटरल लंग्स पूरे नहीं खुलते। उस सिचुएशन के अंदर में अगर आपको कोरोना होता है तो कोरोना हमेशा लंग्स का पोस्टीरियर पोर्शन इन्वॉल्व करता है या लेटरल पोर्शन इन्वॉल्व करता है। कोरोना को लेकर छोटी छोटी बातों को भी बड़े दिलचस्प तरीके से वो आम लोगों की भाषा में समझाते थे। देखिए, वायरस एक चोर की तरह आपके घर आएगा, 9 दिन तक रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, 9 दिन के बाद में ये वायरस आपके शरीर में नहीं रह सकता, रेप्लिकेटिव नहीं होगा। और अगर ये 9 दिन के बाद भी आपके शरीर में रहेगा तो टेक इट फॉर ग्रांटेड आप अस्पताल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर के ऊपर में हो। जो माइल्ड केसेस होते हैं वो 9 दिन तक नहीं रहे। डॉक्टर के अग्रवाल देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे। वो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चीफ भी थे। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख की भी जिम्मेदारी संभाली। 2010 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया था। देश में दिल के दौरे के लिए स्ट्रेप्टोकिनेस थेरेपी का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती डॉक्टरों में उनका नाम शामिल था। के अग्रवाल ने ही भारत में ई कार्डियोग्राफी की शुरुआत की। डॉक्टर के अग्रवाल सर ने कोविड के पिछले 15 महीनों से रोज आम जनता के लिए तथा हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड के बारे में जो जन जागृति की, और आज बड़ा दुख है कि वही बीमारी ने उनका घात कर दिया। जब तक डॉक्टर अग्रवाल के दम में दम रहा, वो कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे। जितनी खांसी होगी उतना वायरस बाहर निकलेगा। एक आदमी कंटिन्यूअसली अगर खांस रहा है, पूरे कमरे में जितने भी लोग हैं सबको वो वायरस को फैला देगा। खांसी को रोकना इसलिए बहुत जरूरी है। अजीब इत्तेफाक है, जिस कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर के अग्रवाल पिछले 2 सालों से देश भर में जागरूकता फैला रहे थे, अपने दिलचस्प वीडियो के जरिए जरूरी टिप्स दे रहे थे, उसी कोरोना वायरस ने डॉक्टर अग्रवाल की जान ले ली। अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। इसके बावजूद उनकी मौत हो गई। इसके बाद से वैक्सीन पर सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल ये कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी लोगों की कोरोना से मौतें क्यों हो रही हैं? ऐसी हालत में कैसे करें वैक्सीन पर भरोसा? डॉक्टर के अग्रवाल ने देश को सिर्फ कोरोना को लेकर जागरूक ही नहीं किया, बल्कि खुद
वैक्सीनेशन करवाकर लोगों को प्रेरित भी किया। बताया कि तमाम दिक्कतों के बावजूद उन्होंने टीका लगवाया है। 1540 घंटे की एजुकेशन कर चुका हूँ कोविड में, और जो मेन कंसर्न है लोगों का वो है अगर आपको ब्लड थिनर है तो नहीं लगाना, अगर आप 60 प्लस हो तो मत लगाओ, मर जाओगे। 33 लोग नॉर्वे में मर गए, इंडिया में 5 लोग मर गए, उसमें से एक डॉक्टर था। सो देयर इज़ अ फियर, दैट फियर इज स्टिल देयर टुडे, दैट हर फूफा जी, आई जस्ट टॉक टू हिम, मुझे नहीं लगाना, पता नहीं कुछ हो जाएगा। इसकी बुआ बोलती है मुझे नहीं लगाना, मुझे कुछ हो जाएगा। इसके चाचा का फोन आएगा, मुझे नहीं लगाना, मुझे कुछ हो जाएगा। डॉक्टर के अग्रवाल ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी, फिर भी कोरोना संक्रमण की वजह से उनका निधन हो गया। इसके बाद से वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बावजूद लोगों की कोरोना से मौत क्यों हो रही है। डॉक्टर के सर को और भी कुछ बीमारी की वजह से वो इम्यूनोसप्रेशन पे थे, इसीलिए वैक्सीन का दोनों टीका लगवाने के बावजूद उनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज तैयार नहीं हुई। और दूसरी ये भी बात है कि हम डॉक्टरों में एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस या फॉल्स कॉन्फिडेंस कहिए ये होता है कि हमें कोविड नहीं होगा, और ये ओवर कॉन्फिडेंस कई बार जानलेवा होता है कि हम जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेते। वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ टाइम के बाद इम्यूनिटी बनती है, 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन उसके बाद भी एंटीबॉडीज कितनी बनती हैं, प्रॉपर्ली जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जिनको बननी चाहिए वो कितनी बनी है, ये एक रिसर्च का विषय रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कुछ मौतें हो रही हैं, खासतौर से कुछ डॉक्टर्स की भी मौतें हुई हैं 2 बार वैक्सीन लगवाने के बाद, जिसमें कि हमारे डॉक्टर के अग्रवाल, एक डॉक्टर शेखर अग्रवाल, एक डॉक्टर यादव, जो दिल्ली के ही 3 डॉक्टर्स हैं। बाकी लोगों की भी डेथ हो रही होंगी बाकी, पर जब मैं इतना बता रहा हूं कि ये 3 डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है डबल वैक्सीनेशन के बाद। टीके की दोनों डोज लगवाने के बावजूद होने वाली मौतों ने वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल उठा दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब डबल डोज लगवाने के बावजूद मौतें हो रही हैं, तो टीके की विश्वसनीयता क्या है। तमाम डॉक्टर अब इस पर सफाई दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, कोरोना से बचाने की गारंटी नहीं देती। वैक्सीन लगवाने का यह मतलब नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा। सवाल यह है कि वैक्सीन लेने के बाद कितनी इम्यूनिटी बनी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि दोनों डोज के बावजूद जो मौतें हुई हैं, हो सकता है कि उन लोगों में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज ना बनी हो। डॉक्टरों की सलाह है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर दोनों डोज लेने के बाद भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। We have umpteen example exclusively now, even that today we have lost one of the great leader of Indian Medical Association, Dr. K.K. Agarwal, who has been fully vaccinated, but still he has get into a trouble, and so there is no absolute full proof that you will not get an infection. तमाम डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन पर और रिसर्च की जरूरत बताई है। डॉक्टर ये दलील भी दे रहे हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों में संक्रमण के बाद मौतों का आंकड़ा बेहद कम है। डॉक्टर अभी भी इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि वैक्सीन कोरोना को हराने के लिए सबसे मजबूत हथियार है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। डॉक्टर के अग्रवाल सही मायने में कोरोना योद्धा थे। 2 साल से वो कोरोना को लेकर लगातार जागरूक कर रहे थे। उनकी मौत के बाद आईएमए ने दूसरी लहर में मौत का शिकार हुए डॉक्टर्स का आंकड़ा जारी किया है। आईएमए का दावा है कि दूसरी लहर में 269 डॉक्टर कोरोना के शिकार हो गए। ये कैसी महामारी है जिसके शिकार आम लोग हो रहे हैं, खास लोग हो रहे हैं, तो लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर भी इसके शिकार हो रहे हैं। मसीहा जब खुद मर्ज का शिकार हो जाए तो आम लोगों की भला क्या बिसात। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल के कोरोना से निधन के बाद मेडिकल एसोसिएशन हैरान है, क्योंकि कोरोना की चपेट में आकर डॉक्टरों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 269 डॉक्टरों की मौत हो गई है। कोरोना की पहली लहर की चपेट में आकर 748 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी थी। इससे जो है आम जनता के बीच में
ये गलत जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो तो अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल करेंगे और वैक्सीनेशन भी करेंगे बाकी, लेकिन क्योंकि उसके बावजूद भी अगर उनकी डेथ हो रही है तो उनको लगता है शायद हम भी, अगर डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी सेफ नहीं है तो आम जनता तो सेफ। कोरोना की दूसरी लहर के शिकार हुए डॉक्टरों की आईएमए ने बाकायदा सूची जारी की है। इस सूची के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौतें बिहार में हुई हैं। राज्य में 78 डॉक्टरों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 37 डॉक्टरों की जान गई है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 28 डॉक्टरों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश में 22, तेलंगाना में 19, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 14 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 11 और उड़ीसा में 10 डॉक्टरों की मौत हुई है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि 2 बार वैक्सीन लगाने के बाद भी इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका शायद कारण यह है कि इतनी जल्दी में ये वैक्सीन डेवलप हुई हैं कि एक तरह से हमें इमरजेंसी में वैक्सीन का यूज करना ही पड़ा। एक मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा था, हम उस वैक्सीन डेवलपमेंट को उतना टाइम दे ही नहीं पा रहे थे, दे ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो यही कहती हैं कि वैक्सीन लगाने में ज्यादा फायदा है। कोरोना की दूसरी लहर का शिकार फ्रंट लाइन वर्कर हो रहे हैं, जिन्हें पहले दौर में ही टीके लग गए थे। ऐसे कई डॉक्टरों की मौत हुई है जिन्हें टीके की 1 डोज या फिर दोनों डोज लग चुकी थी। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।